हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टरमाइंड। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ, दास प्रथा कैसे ख़त्म हुई। इससे पहले वाले जो 4 पार्ट हैं मैं उनकी अलग से वीडियो डाल चुकी हूँ और उन वीडियोज़ का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को भी सुन सकते हैं। तो आज हम बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ेंगे दास प्रथा कैसे ख़त्म हुई। सबसे पहले तो बच्चों हमारे लिए जान लेना ज़रूरी है कि दास प्रथा है थी क्या। दास प्रथा बच्चों एक तरह से मतलब इनको बंधुआ मजदूर कह सकते हैं। लोगों को उनकी इच्छा के खिलाफ मजदूर बनाया जाता था, दास बनाया जाता था और उन्हें उनके घर से, परिवार से, सोसाइटी से, देश से दूर भेज दिया जाता था और बदले में सिर्फ उनको रोटी कपड़ा ही मिलता था और उनको अपने जगह पर वापस आने जाने की कोई छूट नहीं थी। इतनी दूर होते थे कि उनके पास ना तो किराया होता था आने के लिए और न ही उनके पास कोई सुविधा होती थी। तो उनके घरों से, उनके बच्चों से उनको पूरी तरह से दूर कर दिया जाता था उनकी इच्छा के खिलाफ। तो ये जो दास व्यापार था ये कैसे चला और कैसे इसका उन्मूलन हुआ ये हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। तो जो फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन था वो जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। जब जो जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई तो उसमें जो सुधार किए गए उनके द्वारा, तो उनमें से एक सुधार ये भी था कि दास प्रथा को ख़त्म किया गया। कैरिबियाई उपनिवेश थे जैसे मार्टिनिक, गोडेलोप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी, कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के लिए महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। ये जो कैरिबियाई उपनिवेश थे ये नील, चीनी और कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता बच्चों वो होता है जो प्रोडक्शन करता है, जो बाजार में चीज़ों को अवेलेबल कराता है उसको बोलते हैं आपूर्तिकर्ता। तो ये जो बागान थे इनमें क्या था, इनमें हमेशा श्रम की कमी मतलब मजदूरों की कमी रहती थी। तो ये जो दास प्रथा है इसका वर्णन हमारा जो आंसर है यहाँ से शुरू हो जाता है। तो इस कमी को यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। जो ये कैरिबियाई जो उपनिवेश थे इनमें हमेशा नील, चीनी और कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के लिए जो महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे यहाँ पे हमेशा बागानों में श्रम की कमी रहती थी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। त्रिकोणीय होता है 3 तरफा जो व्यापार था यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच, उस दास व्यापार के द्वारा इस श्रम की जो लेबर की कमी थी उसको पूरा किया गया। क्या किया गया इसके लिए? जो दास व्यापार था 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नांते, ये बंदरगाह थी अफ्रीका के तट पर, बोर्दे या नांते, यहाँ के तट पर जहाज ले जाते थे जो फ्रांसीसी सौदागर थे वो, और जहाँ से स्थानीय सरदार, कुछ जो सरदार थे उनसे फिर वो दास खरीद लेते थे। दासों को दाग कर एवं हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूस दिया जाता था और इन पर निशान लगा दिए जाते थे। जो भी इनको बेचता उसका मार्का लगा दिया था। जैसे चीज़ों पर मार्का लगता है वैसे ही मतलब उन पर मार्का लगा दिया जाता था। हथकड़ियों में बांध कर उन्हें जहाज़ों में ठूस दिया जाता था बिल्कुल उनकी इच्छा के खिलाफ। और फिर वो 3 महीने की लंबी यात्रा के देश, इन कैरिबियाई देशों में जैसे ये मार्टिनिक और गोडेलोप जो देश हैं इनमें इनको बेच दिया जाता था ताकि वो बागानों में काम कर सकें। वहाँ उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था और जो दास थे श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफ़ी और नील की बढ़ती मांग को पूरा करना, ये जो दास श्रम था मतलब दासों की जो अवेलेबिलिटी हुई उसके बल पर ये जो यूरोपीय देश थे ये बाजार में चीनी, कॉफ़ी और नील की बढ़ती मांग को पूरा कर पाए। मतलब क्या होता था, सारे इसको आसानी से समझने के लिए, कि जो ये बागान थे कैरिबियाई उपनिवेश थे इनमें नील, चीनी और कॉफ़ी जैसी वस्तुओं का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन यहाँ पे श्रमिकों की कमी थी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के जो देश थे त्रिकोणीय दास व्यापार मतलब 3 तरफे दास व्यापार के द्वारा पूरा किया गया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। जो फ्रांसीसी सौदागर थे वो नांते नामक बंदरगाह थी जो अफ्रीका के तट पर, वहाँ पे जहाज ले जाते थे और स्थानीय जो सरदार थे वहाँ से उनसे खरीद लेते थे, उनको पैसे देते थे और उनसे दास खरीद लेते थे और दासों के ऊपर कुछ निशान लगा दिए जाते थे और उनको हथकड़ियों में बांधकर जो जहाज थी उनको उसमें ठूस दिया जाता था। और इस तरह 3 महीने की लंबी यात्रा के बाद वो फिर जहाज जो कैरिबियाई जो द्वीप थे, उपनिवेश थे, उन तक पहुंचा दिए जाते थे। वहाँ उनको मिल मालिकों को बेच दिया जाता था। जो बागान मालिक होते थे वो उनसे खरीद लेते थे और फिर उस दास श्रम के बल पर जो लेबर खरीदते थे उनके बल पर ये फिर जो सारे यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफ़ी और नील की जो मांग थी उसको पूरा करते थे। कौन? ये जो कैरिबियाई उपनिवेश थे ये खरीद लेते थे और इनके सारे फिर वो काफ़ी सारा प्रोडक्शन करते हैं इन चीज़ों का। और जो यूरोप के कंट्रीज़ में फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, इन देशों में फिर इन चीज़ों की मांग को वो पूरा करते थे।
और इस तरह जो नानते बंदरगाह थी वो फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गई। और ये नगर भी क्योंकि इनसे यहाँ काफ़ी व्यापार होता था, जहाज़ों के द्वारा मजदूरों को भेजा जाता, आते वक्त इनसे मतलब ये काफ़ी सारी चीज़ें भी लाती थी, इस तरह व्यापार का केंद्र बन गई है। अब बच्चों, फ्रांस में दास व्यापार का अंत किस प्रकार हुआ? तो इसका पहला पॉइंट तो हमारे पैराग्राफ का जो इस क्वेश्चन के आंसर हैं वो ABCD पॉइंट में दिए गए हैं, और दास व्यापार का वर्णन उसके जो आंसर थे वो 1 2 3 4 ये इस तरह पॉइंट में दिए गए हैं आपके, ताकि आपको इजीली समझ आ सके, इसलिए मैंने आपकी सुविधा के लिए इसकी नंबरिंग थोड़ी सी अलग कर दी है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दास व्यापार का वर्णन करो, इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 जो आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, ये इसका आंसर है। और जो ABCD में आंसर है वो है कि दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा यहीं से बन जाता है कि फ्रांसीसी जो उपनिवेश थे, दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबियन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। और जो B पॉइंट है, 18वीं शताब्दी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। जो नेशनल असेंबली बनी उसमें लंबी बहस तो हुई, दास प्रथा को समाप्त करेंगे, काफ़ी आर्गूमेंट चला वहाँ पे, लेकिन दास व्यापार निर्भर व्यापारियों के विरोध के बहस से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। लेकिन कोई कानून नहीं बना क्योंकि उस जो असेंबली थी उस पर बड़े बड़े व्यापारियों का प्रभुत्व था, और व्यापारी नाराज ना हो जाएं इस डर से कोई कानून मजदूरों के पक्ष में नहीं बनाया गया। अंततः सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। और जैकोबियन की जब गवर्नमेंट आई 1794 में, तो उसको क्या नाम दिया गया था? कन्वेंशन। तो उन्होंने फ्रांसीसी उपनिवेशों में जो दास प्रथा थी उसको समाप्त करने के लिए कानून पारित कर दिया। और फिर पॉइंट C हमारा 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। जो D पॉइंट है वो क्या है कि नेपोलियन आया, उसके बाद जो कन्वेंशन का जब ये जैकोबियन थे इनका ख़त्म होते ही राज नेपोलियन उभर कर आया, और नेपोलियन ने आते ही फिर से दास प्रथा शुरू कर दी। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित सुधारने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता, जो बागान मालिक थे चीनी नील आदि की जो खेती करते थे, अफ्रीकी निग्रो लोग थे जो हबसी लोग थे, उनको गुलाम बनाने की उनको स्वतंत्रता मिल गई। अब उनको मतलब गुलाम बनाकर एज ए दास बनाकर उनको मार्केट में बेच सकते थे। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। तो बच्चों, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि फुल एंड फाइनली दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो इससे पहले सिर्फ कानून बने हैं, संघर्ष हुए हैं, लेकिन जो फुल एंड फाइनल जो ख़त्म हुई है ये दास प्रथा, ये कब हुई है? 1848 में। तो ये बच्चे इस छोटे से पैराग्राफ में हमारे 2 तो लॉन्ग क्वेश्चन बन गए, और जो स्मॉल क्वेश्चन हैं वो तो काफ़ी सारे बन गए हैं। ये जो नए शब्द हैं आप, निग्रो का मतलब अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग। सहारा रेगिस्तान में जो भी दक्षिण उसके साउथ में जो भी लोग रहते हैं उनको निग्रो बोलते हैं। ये एक अपमानजनक शब्द है जिसका अब प्राय इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब किसी को निग्रो वर्ड से मतलब संबोधित नहीं किया जाता। उस टाइम जब ये दास थे, दास व्यापार होता था, तब इनको निग्रो वर्ड कहकर मतलब निग्रो कहकर संबोधित किया जाता था। तो बच्चों, हमारे 2 क्वेश्चन इस पेज पे अटैम्प्ट हो जाते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो, इसका एक पार्ट और रहता है, वो भी मैं जल्दी आपके लिए लेकर आऊँगी। आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।